Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. एनसीईआरटी का सॉल्व करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का साइन का एनसीईआरटी ना भूल जाता है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखते हैं सॉल्यूशन। व्हाट इज द फोर्स, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, ठीक। बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर, Q1 की वैल्यू गिवन है, Q1 की वैल्यू गिवन कितना है, 2 × 10⁻⁻⁷ कूलम। ये हो गया Q1 और ये हो गया Q2। Q2 की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों आपके पास, 3 × 10⁻⁷ कूलम, ठीक। इनके बीच की जो डिस्टेंस है R की वैल्यू गिवन है 30 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करेंगे आएगा 30 × 10⁻⁻2 मीटर। सभी के सभी यूनिट SI में होने चाहिए, ठीक है। हो गया। अब हमको फोर्स निकालना, F = होता है K Q1 Q2 अपॉन में R², ठीक है। तो K की वैल्यू होती है, हम सबको पता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ इंटू Q2 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁷ होल अपॉन में R²। R का मतलब रेडियस की वैल्यू है 30 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायरिंग करते हैं तो क्या मिलेगा, आप देखो सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा सिंपल है। F = आपके पास हो जाएगा, पहले नंबर को एक साथ रख लीजिएगा, ये हो गया 9 × 2 × 3 इंटू 10 की पावर को एक साथ रखेगा 9 - 14 7 कितना हो जाएगा -14 अपॉन में हो जाएगा, ये हो जाएगा 900 इंटू 10 की पावर -4। कोई तकलीफ नो सर, थोड़ा सा सॉल्व करने का टेक्निक है। ये होगा 9 × 2 × 3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -5, ठीक। नीचे आ जाएगा आपके पास, इसको लिखो सिर्फ 9, 2 0 इसके साथ भेज दो तो मिल जाएगा 10 की पावर हो जाएगा -2, तो -4 + 2 क्या हो जाएगा -2, ठीक है। अब 9 से 9 क्या करना, आप लोग काट लेना, अब 3 2 जाओ ऊपर कितना हो गया 6 इंटू, और ये ऊपर जाएगा तो पावर प्लस हो जाएगा, तो -5 + 2 क्या होगा -3 न्यूटन। ये हो गया फोर्स। बात समझ आ गई, ऐसे सॉल्व करना होता है, एक सॉल्व कर रहे हैं बाकी में हम फटाफट आंसर लिखेंगे, ठीक। मतलब ये सब चीज सॉल्व करने का तरीका है, नंबर को एक साथ और पावर को एक साथ रख करके आप सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, देखते हैं। ये भी हलवा क्वेश्चन है, लेकिन इसका सेकंड पार्ट बड़ा दमदार है। क्या है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज, एक स्मॉल स्फीयर है जिसमें Q1 की वैल्यू गिवन है 0.4 माइक्रोन कूलम। माइक्रोन का मतलब होता है बच्चों 0.4 × 10 की पावर -6 कूलम, माइक्रोन का मतलब -6, ठीक है। ड्यू टू अनदर स्फीयर, तो दूसरा है Q2 जिसकी वैल्यू है -0.8 माइक्रोन कूलम। ये हो जाएगा -0.8 × 10 की पावर -6 कूलम, ठीक है। इन एयर इज 0.2 न्यूटन, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है 0.2 न्यूटन का फोर्स। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर, R की वैल्यू क्या होगा उन दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस। तो ये था Q1, ये था Q2, और इनके बीच की दूरी R निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, देखो कैसे निकलेगा। F = होता है K Q1 Q2 अपॉन R² होता है ना, तो R² = क्या होगा, जल्दी से बोलो, R² क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन में F, यही हो जाएगा। वैल्यू रख देते हैं, R² = K की वैल्यू हो गया 9 × 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू क्या है 0.4 × 10 की पावर -6। अब जो गलती आपसे होती है यहीं पे होती है, Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे 0.8 × 10 की पावर -6, माइनस का नहीं रखते हैं। डेफिनेशन याद होगा कूलम्स लॉ में हमने बताया था, इट इज द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, द फोर्स
between 2 point charges is directly proportional to the magnitude of the two charges. दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड लिया जाता है, मैग्नीट्यूड का मतलब मॉड, मॉड से बाहर आएगा तो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से मॉड लिया गया, ठीक। अपॉन में इनके बीच में का फोर्स कितना लग रहा है बच्चों, 0.2 न्यूटन। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, बताओ जल्दी से बताओ क्या करना पड़ेगा। नंबर को एक साथ रखते हैं, तो ये हो गया 9 इंटू 0.4 को 4 लिख लिया जाए और नीचे 10 बढ़ा लो, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो इधर बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो और बढ़ गया, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। 2 से काट लेना है, 2 2 जा 4, थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, क्या आएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू हो गया, जल्दी से बोलो बच्चों कितना आया, 9, इसको बढ़ा दो, क्या मिला, 9 इंटू 8 दूना के, अच्छा 2 इंटू 8 ऐसे लिख सकते हैं, इंटू 10 की पावर कितना होगा, जल्दी बोलो, 9 और माइनस 12, एक जीरो से एक जीरो ये भी कैंसिल कर लेते, ठीक है, नीचे एक जीरो बचेगा, 10 की पावर 1 बचेगा, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, एक बार में कहा ना। तो आर स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो आर की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी से बताओ, ये पूरा अंडर रूट में कर देंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है 9 इंटू इस 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 लिख सकते हैं, और ये कितना हो गया 13 में से 4 9 गया, 10 की पावर -4। अब देखो बाहर निकलेगा तो क्या क्या मिलेगा, देखो अंडर रूट से बाहर ये आएगा तो कितना आएगा, ट्वेल्व सेंटीमीटर, ये आर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द फोर्स ऑन, पहले ने इसके ऊपर 0.2 न्यूटन का फोर्स लगाया, पहले ने दूसरे पे, तो दूसरा पहले पे कितना फोर्स लगाएगा, उतना ही लगाएगा, याद होगा कौन सा, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, यही बताता था ना कि एक चार्ज ने दूसरे पे जितना फोर्स लगाया उतना ही फोर्स दूसरे चार्ज भी फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। अच्छा कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, कितने न्यूटन का होगा, ये भी होगा 0.2 न्यूटन का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव यहाँ पे होगा, ठीक है, ये होगा अट्रैक्टिव यहाँ। आप समझ में आ गए क्यों 0.2 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, क्योंकि अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में हमने बताया था कि एक जैसे आप दीवार को धक्का दो, आप दीवार को धक्का दो, आप कितना धक्का दे रहे हो, जितना फोर्स आप लगा रहे हो उतना ही फोर्स दीवार को तो लगा रहा है, बट बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक चार्ज दूसरे चार्ज पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही फोर्स दूसरा चार्ज पहले वाले चार्ज पे भी लगाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लो बड़ा, चलो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ करते हैं, क्या बोल रहा है, चेक द रेशियो ऑफ के स्क्वायर अपॉन में जी MEMP, MEMP क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, लुक एट द टेबल, इनका रेशियो आपको पहले ये प्रूफ करके दिखाना है कि डायमेंशन लेस है, ये प्रूफ करके दिखाइए, दूसरा आपको बोलना है क्या, ये रेशियो क्या सिग्निफाई कर रहा है वो बताइए, ठीक है। हलवा हलवा है, आपको मैं समझा देता हूँ, पहले ये रेशियो क्या हो, ध्यान से समझना, कोशिश करना समझने के लिए। सपोज करो 2 लाइन यहां बना लेता हूं, सॉल्यूशन, यहां पर हम ले लेते हैं चार्ज ऑफ प्रोटॉन और यहां पे ले लेते हैं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके बीच की दूरी r1। चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी E होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी E होता है, दोनों का चार्ज सेम होता है, 1.6 × 10⁻⁹, ठीक है, सबको पता है। दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसा ले लेते हैं, बताओ इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, Fe कितना लगेगा, जल्दी से बोलो कितना लगेगा, जल्दी बोलो, के बोलो, हाँ के QP QE अपॉन में R स्क्वायर,
या इसको ऐसे बोल सकते हो कि QP और QE क्या है, E इंटू ई, तो ई स्क्वायर अपॉन में क्या लिख सकते हो, आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोल सकते हैं क्या? यस नो बोलो, वीडियो लो, लिख सकते हैं? यस सर। उसी Yes, प्रकार उसी प्रकार हम लेते हैं एक मास ऑफ प्रोटॉन ले लेते हैं यहाँ पर, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है, यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये होगा G मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन में आर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर हम क्या बोल लेते हैं, क्यों बोल लेते हैं, कोई दिक्कत? अब इन दोनों को आपस में डिवाइड कर, ठीक, डिवाइडिंग 1 and 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 and 2 और समझने का प्रयास करिएगा। वी गेट क्या मिलेगा, ये मिलेगा के ई स्क्वायर, ये हो गया एफ यही तो है, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम पी एम ई होगा ना। ऊपर भी फोर्स नीचे भी फोर्स, मतलब ऊपर फोर्स का डायमेंशन कितना होता है, जल्दी बोलो, एम एल टी माइनस 2। नीचे भी फोर्स है, इसका डायमेंशन क्या होगा, एम एल टी माइनस 2। ये इसके बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? अगर ऊपर का डायमेंशन और नीचे का डायमेंशन सेम है तो ये बताओ ये कैसा डायमेंशन हो जाएगा, m0 l0 t0। यही कह रहा था प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करिए। देखो ये क्वेश्चन है, यही देखो, के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी डायमेंशनलेस, वही के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई एम पी डायमेंशनलेस प्रूफ हो गया, ठीक। अब बोल रहा है ये दोनों रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, ठीक है, वो भी हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूं, इसी रेशियो को वैल्यू निकालते हैं। ऊपर कौन सा फोर्स है बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नीचे कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। अब देखो रखते हैं वैल्यू, एफ ई अपॉन में एफ जी इक्वल टू के की वैल्यू हेलो बताइए, तो यहाँ पे चार्ज ऑफ प्रोटॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 का होल स्क्वायर। होल अपॉन में कैपिटल जी की वैल्यू क्या होता है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, जल्दी बोलो, देखो तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जल्दी बोलो, वेरी गुड, 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, जल्दी से बोलो, 1.24 इंटू 10 टू द पावर 39। भुला गए ऐसा बेटा, ये हम सॉल्व करवाए हैं, पढ़ाते समय बताया था, यहां से ही पता चला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 1.24 into 10 to the power 39 times greater than the gravitational force। याद आ रहा है कुछ, नहीं कराया था ना, ये सब भुलक्कड़ बात खा जाओ लोग। अच्छा लिख लो, this ratio signifies that electrostatic force is stronger than gravitational force। यस सर। yes sir, आ जाओ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 6 है, 4 charges
QA, QB, QC and QD are located at the corner of square. एक स्क्वायर में हो गया स्क्वायर, इतना अच्छा लग रहा है। ये हो गया, यहाँ पे हो गया QA, यहाँ हो गया QB, QC, QD, ठीक। अब देखो QA की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोन कूलम, QB की वैल्यू कितनी है -5 माइक्रोन कूलम, QC की वैल्यू कितनी है 2 माइक्रोन कूलम एंड QD की वैल्यू कितनी है -5 माइक्रोन कूलम, ठीक है। -5 2 ठीक है। तो क्या बोल रहा है आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो सबकी साइड क्या होगी इक्वल 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। What is the force on 1 micron coulomb placed at the center of square? थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा। मतलब इसके सेंटर पे मैं क्या करता हूं एक 1 माइक्रोन कूलम का चार्ज रखता हूं। सेंटर कहां होगा एक तो ये हो गया, ये हो गया, जहां दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वही हो गया इसका सेंटर। यहां पे कितने माइक्रोन कूलम का चार्ज रखा गया है 1 माइक्रोन कूलम, ठीक है। इस पे टोटल चार्ज कितना लगेगा। अब देखो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है ये। एक नंबर में पहले हम आपको समझा देते हैं कैसे आप जवाब देंगे। बहुत सिंपल, हलवा गलवा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, हलवा गलवा। कैसे है इन दोनों के बीच में फोर्स लगाओगे, ठीक है, इन दोनों के बीच में फोर्स लगाओगे तो कैसे लगेगा जानते हो। फोर्स का डायरेक्शन किधर से किधर होगा पहले बात, फोर्स की डायरेक्शन किधर से किधर लगेगी पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, ठीक है। मतलब ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा। लेकिन देखो दोनों का चार्ज सेम है, या ये चार्ज और ये चार्ज दोनों चार्ज सेम है, ये डिस्टेंस भी दोनों का बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी इक्वल। देखो यहाँ पे भी, यहाँ भी 1 माइक्रोन का कूलम चार्ज -5 माइक्रोन कूलम, यहाँ 1 माइक्रोन कूलम का चार्ज, यहाँ -5 माइक्रोन कूलम का चार्ज। ये दोनों फोर्स कैसे होंगे इक्वल, बट बोथ फोर्स आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों क्या होंगे, दोनों क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, होंगे ना। अरे एक वेक्टर इधर जा रहा हो ए वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर इधर जा रहा हो, दोनों अगर वेक्टर सेम हो तो रिजल्टेंट वेक्टर कितना होगा कैंसिल। सिमिलरली यहाँ पे भी फोर्स कैसा लगेगा ऐसा लगेगा। इधर मान लो, अच्छा मैं इस फोर्स का ना नाम देता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ एफ। मान लो ओ ने डी पे फोर्स लगाया, एफ ओ डी इधर जा रहा है और ओ ने बी पे फोर्स लगाया, ये होगा एफ। ओ ने डी पे फोर्स लगाना गड़बड़ हो गया, ओ ने डी पे फोर्स लगाया, उल्टा पड़ता है ना। और यहाँ पे ओ ने बी पे फोर्स लगाया, ओ ने बी पे फोर्स लगाया, ऐसे पड़ता है। दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, दोनों क्या होंगे कैंसिल। उसी तरीके से ओ ने सी पे फोर्स लगाया, इसका नाम क्या होगा जल्दी बोलो। ओ ने सी पे फोर्स लगाया, उल्टा पड़ते हैं, वेक्टर हमने पढ़ना बताया था। एफ ओ सी का मतलब क्या होता है ओ ने सी पे फोर्स लगाया, ठीक। उसी प्रकार ओ ने ए पे फोर्स लगाया, एफ ओ ने ए पे फोर्स लगाया, ये इधर लगाया। अब मुझे आप बताओगे बच्चों सब फोर्स लग किधर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, किधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ऐसे लिखोगे एफ ओ डी सॉरी एफ डी ओ इक्वल टू एफ बी ओ, ये दोनों आपस में बराबर है। सिमिलरली एफ ए ओ इज इक्वल टू मॉड में लेके चलेंगे, मॉड में एफ ए ओ इक्वल टू एफ सी ओ, ये दोनों फोर्स आपस में बराबर। मतलब ऐसे समझो ये इधर लग रहा था, ये इधर लग रहा था, ये दोनों आपस में कैंसिल। उसी प्रकार ये इधर लग रहा था और एक ये इधर लग रहा था, ये दोनों भी आपस में क्या होंगे टोटल कैंसिल हो जाएगा ना। नेट फोर्स कितना हो जाएगा एफ नेट की वैल्यू कितना होगा, एफ नेट हो जाएगा डी 0। मतलब कैसे लिखोगे इसको, लिखोगे एफ डी ओ प्लस माइनस एफ पी ओ। क्यों माइनस लिख रहे हैं कोई बच्चा बताएगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एफ ए ओ
प्लस माइनस एफ टी यू, देख सकते हैं क्या? और हमको पता है डीओ और एओ, डीओ और बीओ आपस में क्या है? बराबर है, बराबर है ना? उसी तरह से एओ और सीओ आपस में क्या है? बराबर है। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? एफ नेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। नेट होगा 0। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको अब दिख जाएगा क्वेश्चन कि अगर एक स्क्वायर है उसके कॉर्नर पे, ठीक है, जो चार्जेस रखे गए हैं, अगर सेम चार्जेस रखे गए हैं, जैसे अगर यहाँ पॉजिटिव, जैसे ये आपके पास स्क्वायर हुआ, यहाँ और यहाँ का चार्ज सेम है, और यहाँ और यहाँ का चार्ज सेम है, तो नेट फोर्स इसके सेंटर पे कितना लगेगा? 0। लेकिन अब अगला क्वेश्चन ये आ जाता कि अगर चार्जेस सेम नहीं होते, एक पॉजिटिव होता दूसरा नेगेटिव होता, तब कुछ ना कुछ फोर्स लगता। वो कैसे लगता उसको मैं अलग तरीके से बताऊंगा, सब फोर्स कैसे लगेगा। ठीक है, यह समझ में आया? अगर इक्वल अमाउंट के चार्ज अगर कॉर्नर पर रखे गए तो नेट फोर्स कितना लगेगा? 0। बात समझ में आ गई? यस नो? चलो नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है? ये बोल रहा है 2 पॉइंट चार्जेस, एक है क्यूए, नहीं फिगर है, फिगर से सारा का सारा आपका क्वेश्चन बन जाएगा। एक है क्यूए एंड दूसरा है क्यूबी। क्यूए की वैल्यू है +3 माइक्रोन कूलम, ठीक, क्यूए इक्वल टू +3 माइक्रोन कूलम एंड क्यूबी की वैल्यू कितनी है? -3 माइक्रोन कूलम। ऐसे यहाँ आपके पास है क्यूबी जिसकी वैल्यू है -3 माइक्रोन कूलम, ठीक है। आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, इनके बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है, ठीक। तो आर की वैल्यू होगी इनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर, ठीक है, जरूरत पड़ेगा लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या बोल रहा है? इन अ वैक्यूम, ठीक, what is the electric field at the midpoint of the lines joining of the two charges? इन दोनों के बीचों बीच में, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी वो आपको बताना है। ये बीचों बीच में, ठीक, ये दूरी कितनी होगी बीचों बीच वाला? 10 सेंटीमीटर। और ये भी दूरी कितनी हो जाएगी आपके पास? 10 सेंटीमीटर। अभी तो टोटल 20 हो गया। अब समझने का प्रयास करिएगा, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया सा क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव क्यूए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, हम लोग जानते हैं पॉजिटिव से फील्ड लाइन दूर जाती है, पॉजिटिव की तरफ जाती है, पॉजिटिव से दूर जाती है, मतलब इस यहां से ऐसे जाएगी। ये हो गया ई ए की वजह से फील्ड लाइन इधर जा रही है, ठीक। अब उसी तरीके से हम बी की वजह से हम एट पॉइंट, मान लो इसको ओ है, एट पॉइंट ओ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। बी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो मतलब इसकी तरफ फील्ड लाइन आएगी, मतलब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ईबी, ईबी की वैल्यू क्या होगी? उसके तरफ जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है कि पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव की तरफ जाती है। तो पॉजिटिव से फील्ड लाइन ये से दूर जा रहा है और नेगेटिव की तरफ जा रहा है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? अब ध्यान से देखो, ये भी उधर जा रहा है और ईबी भी उधर जा रहा है, तो बताओ दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो उनका नेट वेक्टर क्या होगा? किस डायरेक्शन में जाएगा? दोनों को जोड़ दिया जाएगा, मतलब ये क्या होगा? ये प्लस ईबी, यही तो होगा। पर ईए की वैल्यू कितनी होगी निकाल लेते हैं। ई नेट की वैल्यू हो गई आपके पास, ईए की वैल्यू हो गई के क्यू अपॉन में यहां से तक की दूरी 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं। ईए की वैल्यू अलग से पड़ेगा, ईए की वैल्यू हो गई के क्यूए अपॉन में यहां से यहां तक की दूरी, क्योंकि ओ पे ही निकालना था, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। उसी प्रकार ईबी की वैल्यू निकाल लो बच्चों। ईबी की वैल्यू भी क्या होगी? के क्यूबी अपॉन में 10 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक की दूरी 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर यहाँ माइनस ले लें क्या क्यूबी की जगह? नहीं, यहाँ हमेशा मॉड लेते हैं, ठीक है। तो ये ईए की वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो ध्यान से, के
q अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, और ईबी की वैल्यू भी वही हो जाएगा, के क्यू अपॉन में 10 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस नहीं लेते हैं, मॉड लेते हैं। अब नेट की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ से, ई और ईबी दोनों क्या है, बराबर है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ई नेट की वैल्यू हो जाएगी, अभी हमने बताया था ई ए प्लस ईबी, या इसको आप लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ ई ए। क्यों? क्योंकि आपको ऊपर से दिख रहा है कि ई ए और ईबी दोनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बस सॉल्व कर लो। ई नेट की वैल्यू जो मिल जाएगी, ई ए की वैल्यू होगी के क्यू अपॉन ट्वाइस ऑफ, ये टू हो गया ना, ट्वाइस ऑफ के क्यू अपॉन में 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर। बस अब सॉल्व करना है, तो ये मिल जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू क्यू की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोन कूलम, मतलब हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में 10 की पावर नीचे हो जाएगा -2। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ई नेट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9 3 27 गुना के 54 इंटू 10 की पावर 2 से काट लोगे तो नीचे कितना हो गया, ये -4 हो गया, और 9 में से -4 गया, कितना मिलेगा, 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। चलिए, अब इसी में सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्या बोल रहा है, if the negative test charge of magnitude 1.5 into 10 to the power -9 is placed at this point, what is the force experienced by test charge। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है, इसी पॉइंट O पर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, ठीक है, 1.5 into 10 to the power -9 कूलम, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो आपको निकालना। तो यहाँ पर जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू पता है, तो आप फोर्स निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे, आपको पता है E इज इक्वल टू होगा F बाई टू, फॉर्मूला बस यहीं से फोर्स निकाल लीजिए। F इज इक्वल टू क्या होगा, E नेट इंटू Q। E नेट की वैल्यू आई है 54 इंटू 10 टू द पावर 5, अब कितने कूलम का चार्ज रखा जा रहा है वहां पर, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9, 1.5 इंटू 10 टू द पावर -9। सॉल्व कर लीजिएगा, ये फोर्स की वैल्यू लगभग आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है 8.1 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। बात समझ आई, नोट करिए फटाफट। बस यही कॉन्सेप्ट था, कैसे दोनों जुड़ रहा है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, इस वजह से जुड़ रहा है। कैसे डायरेक्शन चेंज जा रहा है मैंने आपको समझाया करोगा। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा समझेंगे समझ जाएंगे, है ना। तो सॉल्यूशन है क्या है, a system has a two charges QA की वैल्यू गिवन है बच्चों, कितना 2.5, को खा जाता है इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम, एंड QB की वैल्यू है माइनस का 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। आ गया है, लोकेटेड एट अ पॉइंट, ये जो है QA वो किस पॉइंट पे लोकेटेड है, A पॉइंट पे लोकेटेड है, जिसका कोऑर्डिनेट गिवन है 0, 0, -50, और जो QB है वो B पॉइंट पे लोकेटेड है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है 0, 0, +50। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। पहला बोला व्हाट इज द टोटल चार्ज, ठीक है, मतलब Q नेट की वैल्यू कितनी होगी वो बताइए, पहला। दूसरा क्वेश्चन इसमें बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना होगा, P की वैल्यू कितना होगा, और तीसरा मैं ये जोड़ देता हूं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, डायरेक्शन ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट यहां जोड़ किधर से किधर होगी। ठीक है, क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ, सैंपल पेपर में भी आपको दिखाई देगा इस टाइप का क्वेश्चन। समझते हैं, बिना फिगर बनाए मत करिएगा। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक एक्सिस बना लीजिएगा ऐसे, किसी एक्सिस को कुछ भी मान सकते हैं, आपका मानने के ऊपर है, ये जरूरी नहीं कि ये एक्स ही होता हो, हम जेड मान लें, मेरी मर्जी। ठीक है, चलो मैंने इसको एक्स बोल लिया, ये एक्स डैश होगा, इसी तरह से ये वाई जेड है तो ये जेड डैश इसको बोल लेते। ठीक है, वाई भी मान सकते हो, जेड भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है, आप जिस एक्सिस को जो भी मानना। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा,
अगर ये कोऑर्डिनेट आपके पास 0,0,8 ऐसे लिखा हुआ था, ये x, y, z, मतलब ये चार्जेस किस पे कॉन्साइड कर रहे हैं, देखो x y z किस पे कॉन्साइड कर रहे हैं, किस पे रखे गए हैं, z एक्सिस पे रखे गए, ठीक है, कहां पे रखे गए हैं, z एक्सिस पे, ध्यान दीजिएगा। अब देखो जैसे हम बोले माइनस का 15 किधर होगा, तो माइनस z एक्सिस इधर होगा, ये होगा 0,0, -15, ये पॉइंट ए बोल लेते हैं, बोल सकते हैं, और प्लस इधर होगा z, है ना, ये क्या होगा 0,0, +15, इस पॉइंट को क्या बोला गया है, बी। यहाँ पे क्या रखा गया है, क्यू बी रखा गया है, और यहाँ पे क्या रखा गया है, क्यू ए रखा गया है, ये बोला। पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्यू नेट कितना होगा। क्यू नेट तो बहुत सिंपल है, क्यू नेट की वैल्यू होती है क्यू ए प्लस क्यू बी। एडिटिव चार्जेस शोज एडिटिव नेचर, एक प्रॉपर्टी याद है, जितने भी चार्जेस होंगे उनको आपस में क्या करना, बस जोड़ लेना है, उसको बोलते हैं एडिटिव नेचर। तो क्यू नेट की वैल्यू कितनी हो गई, क्यू ए की वैल्यू हो गई 2.5 into 10 to the power -7 प्लस क्यूबी की वैल्यू हो गई माइनस का 2.5 into 10 to the power -7 इक्वल टू कितना होगा, नेट चार्ज कितना हो गया, 0। नेट चार्ज कितना हो गया, 0। यहां तक तो सबको समझ में आ गया। अब निकालना है डायपोल मोमेंट, ठीक है, सेकंड पॉइंट डायपोल मोमेंट। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल है, समझ में आ जाएगा। डायपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, कोशिश करिएगा। हम लोग जानते हैं बच्चों P is equal to होता mod of any of the two charge into distance between them, ठीक है। तो इन ये एक चार्ज यहाँ रखा हुआ था, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2a की वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बोलो। यहाँ से यहाँ तक 15 और यहाँ से यहाँ तक 15 सेंटीमीटर, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2a और क्यूबी के बीच की टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर। लिख सकते हैं क्या, मतलब होगा 30 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये डिस्टेंस कैसे लिया गया, मेन यही है, ये बच्चों को नहीं समझ में आता सर, वो माइनस प्लस तो 0 हो जाना चाहिए, है ना। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, ये 15 और ये भी 15, टोटल मिला कितना होगा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस नेवर भी 0, सॉरी डिस्टेंस हमेशा किस पे लेते हैं, मॉड में लेते हैं, +15 को भी मॉड में लेंगे और -15 को मॉड में लेंगे, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 30। जब डिस्टेंस पता चल गया तो आप डायपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। P इज इक्वल टू क्या होता है, 2a इंटू क्यू, 2a की वैल्यू हो गया 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है, 30 इंटू 10 की पावर -2 इंटू QA या QB दोनों में से किसी की वैल्यू उठा के रख लो, कितना है 2.5, मॉड में रखते हैं हमेशा वैल्यू, याद होगा 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। थोड़ा सा सॉल्व कर लो, P इज इक्वल टू कितना दिखाई देगा, जल्दी से बोलो, ये हो जाएगा 25 या 75, 75 इंटू 10 टू द पावर कितना हो गया -9, यूनिट क्या होगा, कूलम मीटर, याद है ना। अच्छा तीसरी कहानी है, हमने इसमें जोड़ा है, एनसीईआरटी में दिया नहीं था, मैंने जोड़ा है। अब ये डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, इसमें देख के बताओ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, बच्चों वीडियो वाला बता दो, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होती है, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। अब दोनों में से कौन नेगेटिव था, देखो QA नेगेटिव था या QB नेगेटिव था, QB की वैल्यू -2.5 था, ठीक है, QB की वैल्यू क्या थी -2.5 इंटू 10 की पावर -7, और QA की वैल्यू कितनी थी 2.5 इंटू 10 टू द पावर -7। बताओ डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर से किधर होगी, B से A, ठीक है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज फ्रॉम B to A। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट। अब चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या बोल रहा है। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मोमेंट कितना है, सॉल्यूशन देखते हैं। डायपोल मोमेंट मतलब P की वैल्यू गिवन है कितना 4 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम मीटर इज अलाइंड एट 30 डिग्री, डिग्री भी खा गया है, थीटा की वैल्यू कितना है 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड भी आपके पास कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन एन डायपोल, मतलब टाउ आपको निकालना है। तो हमको लगता है दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन यही है, अभी करते हैं।
फॉर्मूला क्या होगा, टाउ इक्वल टू क्या था, टीई साइन थीटा, बस रख लो। टी की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 9, ई की वैल्यू गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू साइन 30 डिग्री। तो टाउ इक्वल टू क्या हो गया, 5 चौका 20 इंटू 10 की पावर हो जाएगा 4 और क्या हो गया -5 इंटू साइन 30 की वैल्यू हो गया 1/2। टाउ इक्वल टू कितना हो गया 10 की पावर -4 हो जाएगा, या 10 हो जाएगा, या 10 की पावर -5 है, कितना हो जाएगा 10 की पावर -4। यूनिट क्या होगी, कहीं कहीं इसकी यूनिट जूल भी दे सकता है, कहीं कहीं इसकी यूनिट न्यूटन मीटर भी दे सकता है, तो जो भी दे सब सही है, कोई दिक्कत आता समझ आ गई। फटाफट क्वेश्चन क्या है, अ पॉलिथीन piece rubbed with wool is found to have a negative charge। इस पे एक नेगेटिव बेटा बात नहीं, नेगेटिव चार्ज मिल रहा है, कितना मिल रहा है, माइनस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। पहला क्वेश्चन इसने बोला है ए वाला पार्ट, एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन निकालना है। तो दुनिया का सबसे हलवा क्वेश्चन क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन इंटू ई, तो एन इज इक्वल टू क्या होगा, Q बाई ई, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं नहीं, Q की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस का 3.2 इंटू 10 टू द पावर -7, ई की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, माइनस से माइनस कैंसिल, 16 2 जा 32, और ये ऊपर गया 9, कितना बचा 2 इंटू 19 में से 7 गया, कितना हो गया 12 है ना, 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन। फिर क्वेश्चन और बोल रहा है, मुझे आप बताओ, इज देयर इज अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वूल टू पॉलिथीन, क्या वहां पर मास का ट्रांसफर होता है वूल से पॉलिथीन की तरफ, तो आपका आंसर होगा यस। कितना होता है, कितना हो रहा होगा, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, तो ये भी निकाल लेते, दिखा देते आप लोग, ई पढ़े हैं, कर लेते, कितना मास ट्रांसफर होगा, मास ट्रांसफर इक्वल टू होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो कितना टोटल मास ट्रांसफर होगा, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए थे, 2 इंटू 10 टू द पावर 12, और एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। अगर इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो तो इतना मास भी ट्रांसफर हुआ होगा, टोटल मास कितना ट्रांसफर हुआ, ये भी आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 18.2 इंटू 31 में से 12 गया, कितना बच गया जल्दी बताओ, 31 में से 12 गया, माइनस करो, कितना 10 की पावर -19 kg का मास ट्रांसफर होगा। ये जो कि बहुत छोटा होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नेग्लिजिबल, समझ में आया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं कि भाई इतना मास को कौन लेके चलता है, छोटे मास। नंबर 12 देखते हैं, ध्यान देते हैं बच्चों, ठीक है। सॉल्यूशन, क्वेश्चन क्या है, टू इंसुलेटेड कॉपर स्फेयर ए एंड बी, ये दो स्फेयर हैं, एक है ए एंड दूसरा है बी, सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर, इनके बीच का दूरी है 50 सेंटीमीटर, मतलब स्मॉल आर की वैल्यू है 50 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये होगा 50 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। What is the mutual force of electrostatic repulsion if QA, if charge on each का मतलब QA और QB दोनों पे चार्ज कितना हो गया आपके पास, वही 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम का चार्ज है, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन खा गया है फिर से। द रेडियाई ऑफ ए एंड बी आर नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन द सेपरेशन, उनका सेपरेशन को भूल जाइए, मतलब उनके रेडियाई को इग्नोर मारिए सेपरेशन की अपेक्षा, ठीक है। तो बोला इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा। पहला क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, ए वाला तो बहुत इजी है, ठीक। ए में क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एफ निकालना है। तो फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू के Q1 या QA QB अपॉन में R स्क्वायर। के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू
QA की वैल्यू होती है बच्चों 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 होल अपॉन में R की वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, सॉल्व किया, F की वैल्यू जो मिली आपके पास कितना मिल गया, लगभग मैं बता दे रहा हूँ, ये मिल रहा है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन, 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 न्यूटन सॉल्व करने के बाद। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत कहाँ है इसका सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में भी दिक्कत क्या आएगी, कैसे सही होगा दिक्कत वो भी देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन। अब नया फोर्स कितना होगा, ठीक है, F डैश इसको बोल लेते हैं। ठीक, नया फोर्स कितना होगा अगर, ठीक है, इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल, मतलब जो नया चार्ज होगा Q डैश A या Q डैश B, दोनों की वैल्यू कितना कर दिया गया, पुराना चार्ज का दुगना, Q डैश टाइम्स ऑफ QA या 2 टाइम्स ऑफ QB, यही तो कर दिया गया, क्योंकि QA QB आपस में क्या था, इक्वल था, उसका दुगना कर दिया गया, नया चार्ज है। और साथ में क्या बोल रहा है, साथ में बोल रहा है एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ, जो नया डिस्टेंस हो गया R डैश, वो पुराने वाले डिस्टेंस का क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। तो नया फोर्स कितना होगा, फिर से उसके लिए फॉर्मूला छोटा सा बना लेते हैं, देखो कैसे, नया फोर्स इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, नया फोर्स इक्वल टू K नया चार्ज Q डैश A नया चार्ज Q डैश B अपॉन में नया डिस्टेंस R डैश का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, यस नो, यस सर। तो फिर से देखो, K Q डैश A की जगह लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ QA लिख सकते हैं, और Q डैश B की जगह क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ QB होल अपॉन में नया डिस्टेंस क्या है, R/2 का होल स्क्वायर। ऐसा लिख सकते हैं क्या, कितना हो जाएगा बाहर देखो, 2 2 जा 4 K QA QB अपॉन में R²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा तो कितना होगा, जल्दी से बोलो बच्चों, हाँ, F डैश की वैल्यू हो जाएगी, F डैश इज इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ K QA QB अपॉन में R²। अब बताओ ये क्या है, थोड़ा सा देखो तो, K QA QB अपॉन में R², ये क्या है, पुराना फोर्स है, यही तो है देखो यहाँ पर। तो इसको क्या लिख सकते हो, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, F लिख सकते हैं, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, F। ये हो जाएगा नया फोर्स इज 16 टाइम्स द पुराना फोर्स, तो 16 इंटू पुराना फोर्स की वैल्यू कितनी आई थी, हम लोग निकाले हुए हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो नया फोर्स आ रहा है लगभग आ रहा है, वो आ रहा है 0.24 न्यूटन। बात समझ में आ गई, यस नो, चलो फटाफट नोट करो, ये दोनों एक सेम है, सेम बराबर बराबर। अब कहानी क्या है, मान लो ये दोनों टंकी है, सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूँ, दोनों टंकी है, एक बराबर, मतलब वॉल्यूम दोनों का बराबर है, दोनों में एक में पूरे तरीके से पानी भरा हुआ है और एक में थोड़ा भी पानी नहीं, एकदम खाली है। दोनों को एक दूसरे के कांटेक्ट मिला है, एक पाइप से कांटेक्ट मिला है, बताओ इन दोनों में कितना पानी भरेगा, आधा आधा। जब तक आधा आधा, जैसे आधा आधा भर गया फिर दोनों एक दूसरे में पानी ट्रांसफर करना क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यही काम चार्ज बॉडी के साथ भी होता है। क्या होगा, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, अगर दो बॉडी है, दोनों पे मान लो एक पे 10 न्यूटन का कूलम चार्ज है और दूसरे पे कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाएंगे तो जानते हो क्या होगा, कांटेक्ट में लाने के बाद जब हटाएंगे तो जानते हो क्या होगा, क्या क्या होगा, तो चार्ज डिवाइड, आधा आधा बांट लेंगे, 5 कूलम इस पे भी आ जाएगा और 5 कूलम इस पे भी आ जाएगा। मेरी बात समझ में आया, जैसे टंकी आधा आधा भर जा रही थी उसी प्रकार ये दोनों बॉडी भी आपस में क्या करेंगे, आधा आधा चार्ज बांट देंगे, जितना भी चार्ज होगा। मान लो अगर इसके पास 6 कूलम का है, इसके पास 10 कूलम का है, दोनों कांटेक्ट में है, बताओ दोनों के बाद कांटेक्ट में आने के बाद जब इनको अलग करेंगे तो बताओ कितना कितना चार्ज आएगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, दोनों कांटेक्ट में है तो 10 और 6 16, 16 का आधा कितना होगा, 8 कूलम इस पे आ जाएंगे, 8 कूलम इस पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई, नहीं समझ में आई, वीडियो वालों बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर ये टंकी समझ में आ गया, क्योंकि टंकी वाला बहुत आसानी समझ में आता है, टंकी समझ में आ गया तो चार्ज वाली बॉडी तो तुम्हारा आराम समझ में आता है। चलो अगर टंकी समझ में आ गया तो हम लोग टैंक भरते हैं। यही इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर वही पुराना वाला था, ठीक है, पुराना वाला क्वेश्चन है जो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 12 जो था उसी का क्वेश्चन है।
क्या बोल रहा है? अभी हमने उसमें बताया था QA की वैल्यू कितनी थी और QB की वैल्यू कितनी थी, याद होगा। QA और QB दोनों की वैल्यू थी 6.5, कितना था 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, यही तो था ना, ठीक है। अब यहाँ एक तीसरा चार्ज लिया गया QC, जो कि अनचार्ज है। बोला देखो, सपोज स्फीयर A एंड B इन एक्सरसाइज हैव आइडेंटिकल साइज, दोनों की साइज क्या है, बराबर है। ऐसा है दोनों, मैं बना लेता हूँ, ये है A मान लो और ये है B मान लो, दोनों सेम साइज, सेम दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं? चल कंट्रोल आ जा भाई, अब सेम हो गए, इधर आ जाए। ये A है, ये B है। B वाले का कलर अगर हम चेंज कर ले तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा कलर, बहुत बेकार आदमी यार। रुक जाओ, B वाले को मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, ये एक B है, ऐसा ठीक, दोनों सेम साइज के मान लो। याद करना, ध्यान से सुनना मैं जो बात बता रहा हूँ, ठीक। ये कौन सी बॉडी है, ये A बॉडी है और ये कौन सी है, B है। इनके बीच की दूरी कितनी थी, R की वैल्यू याद होगा, देखो 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर मतलब होगा 50 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, ठीक है। अ थर्ड स्क्वायर ऑफ सेम साइज, एक तीसरा स्क्वायर लिया गया सेम साइज का, मतलब तीसरा स्क्वायर कुछ मैं अलग कलर का ले लेता हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ, ठीक। अभी दिख रहा था A वाले पे चार्ज था बॉडी, A वाला बॉडी चार्ज था ऐसे, B वाला भी बॉडी क्या था, चार्ज था ऐसे। कितना कितना चार्ज था, दोनों पे था 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम, ठीक। लेकिन तीसरा क्या बोल रहा है, अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, मतलब एक तीसरा स्फीयर लिया गया C, सेम साइज बट अनचार्ज। अनचार्ज का मतलब QC की वैल्यू कितनी हो गई, 0। अनचार्ज का मतलब 0। आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद फर्स्ट एंड देन ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विद सेकंड, फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B। अब देखो ध्यान से समझना, क्वेश्चन में बता रहा हूँ, केस वाइज मैं चलता हूँ। केस 1, केस फर्स्ट में क्या हो रहा है, इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ ना, थोड़ा सा अच्छा दिखाई देगा। ध्यान से सुनना, मैं केस समझाता हूँ, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना। केस 1 में क्या किया जा रहा है, इस A को उठाया गया, इस A को ऐसे उठाया गया, ठीक, इसको मैं मिटा देता हूँ, और C के साथ कांटेक्ट में लाया गया। ये बॉडी C था ना, C को कांटेक्ट में लाया गया ऐसे, ऐसे। जैसे ही कांटेक्ट में लाया जाएगा तो बच्चों अब क्या होगा, मुझे बताओ, चार्ज कितना हो जाएगा दोनों पर, जल्दी से बताओ। तो ये होगा आपके पास नया चार्ज जो A पर होगा, Q डैश A, या जो नया चार्ज C पर होगा, वो दोनों चार्ज का आधा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, पहले A पे कितना चार्ज था, A पे कितना चार्ज था, जल्दी बोलो, 6.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, और C पे कितना चार्ज था, 0, इसको आधा कर दो। नहीं समझ में आया मेरी बात, दोनों को जोड़ दो, जोड़ के आधा कर दो, तो उतना ही चार्ज नया दोनों पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसको जब बताओ, नया चार्ज A पर या नया चार्ज C पे कितना हो जाएगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो, 3.25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम। समझ में आया पहले केस? पहला केस क्या बोल रहा था, जो अनचार्ज बॉडी है उसको फर्स्ट के साथ कांटेक्ट में लाया गया, पहले के साथ, देखो यहाँ पे लिख रहा है, पहले के साथ कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है, देखो, ठीक। अब उसी C को उठाया गया, उसी C को उठाया गया और किसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, तीसरे के साथ कांटेक्ट में लाया, कंट्रोल C कंट्रोल V। एक C को यहीं रख देते पहले, और यहाँ पर हम लेते हैं QC की वैल्यू यहाँ क्या था, 0 था, पहला क्या, ठीक है। अब इस C को देखो, ध्यान से सुनो मेरी बात, अब मेरी बात समझने का प्रयास करो, कोशिश करो समझने की, थोड़ा सा समझ लो कोई काम हो जाएगा। अब इस केस सेकंड देखो, केस सेकंड, अब इस C को किसके साथ कांटेक्ट में लाया जा रहा है, सेकंड, मतलब B वाले के साथ। तो B वाले को उठा लो, पहले B वाले को उठा लिया,
कंट्रोल V कर लेते हैं, और इसके साथ अब ये वाला C कांटेक्ट में आ रहा है, ये वाला, ये ऐसे। अब मेरी बात समझना, इस पे चार्ज कितना था, इस पे चार्ज था QB, और इस पे चार्ज उस समय भी कितना था, नया चार्ज इस पे अब आ चुका है, क्या था, Q डैश C आ गया था। मेरी बात समझ में आ रहा है? इसके बाद जब नया चार्ज आ गया ना, अब फिर दोनों क्या करेंगे, दोनों जोड़ करके आधा आधा बांट लेंगे अपने में चार्ज। तो बताओ नया चार्ज B पर कितना आएगा और नया चार्ज C पर कितना आएगा। C पे भी नया चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, B पे चार्ज कितना था बच्चों, जल्दी से बताओ, ऊपर देखो, B पे चार्ज कितना था, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, और C पे भी चार्ज, नया चार्ज कितना आ गया था, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7। इसको आधा कर दो, इसको क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, ठीक है। अब आधा कर दो तो नया चार्ज B पर कितना आ गया और नया चार्ज C पर कितना आ गया, दोनों को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 9.75 इंटू 10 टू द पावर -7 डिवाइडेड बाई 2। तो नया चार्ज B पे कितना आ गया, नया चार्ज C पे कितना आ गया, डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 4.875, सही है, 2 8 16 तो हाँ 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम। ठीक, अब केस थर्ड में क्या बोल रहा है कि बताइए जो नया A आया है और जो नया B हो गया है, मतलब जो नया A वाला है ये, अभी यहाँ पे तो QA चार्ज था और यहाँ पे क्या था, QC की वैल्यू कितनी थी, 0 थी। अब बोला ये जो नया A आया है, ये कंट्रोल C, केस थर्ड में ये जो नया A आया है और जो नया B आया है, ये कंट्रोल C, इन दोनों के बीच में नया फोर्स कितना लगेगा। हाँ वही बोला ना, देखो वही बोला, देखो बोला व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन A एंड B, दोनों के बीच में अब नया फोर्स ऑफ रिपल्शन कितना होगा। तो A पे अब चार्ज कितना आ गया है, A पे चार्ज कितना हो चुका है, जल्दी से बताओ बच्चों, ऊपर A पे चार्ज हो चुका है ये वाला 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7, 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7। B पे कितना चार्ज हो गया है, Q डैश B पे कितना चार्ज हो गया है, 4.875 इंटू 10 टू द पावर -7। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो फोर्स निकाल सकते हैं, निकाल लेते हैं। F इज इक्वल टू होगा K Q डैश A Q डैश B अपॉन में R², ठीक है। K की वैल्यू के 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q डैश A की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, Q डैश A की वैल्यू हो गई 3.25 इंटू 10 टू द पावर -7 इंटू Q डैश B की वैल्यू कितनी हो गई, जल्दी से बोलो, 4.87 इंटू 10 टू द पावर -7, ठीक है, अपॉन में R की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर में, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो जो नया फोर्स आ गया उसको हम F डैश भी लिख लेते हैं ऐसे, जो नया फोर्स आ गया वो लगभग आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, ये आ रहा है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। बात समझ में आई कैसे, ये नया फोर्स कैसे आया, समझ में आया। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। इस पर 12 कूलम का चार्ज, इस पर 12 कूलम का चार्ज, और इस पर कोई चार्ज नहीं है अभी, ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। सबसे पहले क्या किया गया, ये A वाली बॉडी थी, कलर्ड वाली, देखो कलर्ड पेन है, और एक पे कुछ नहीं है, एकदम खाली है, ठीक है। A वाले को इसके साथ कांटेक्ट में लाया गया, ठीक है, फिर हटाया गया। बताओ दोनों पे चार्ज कितना कितना हो जाएगा, 6 कूलम इस पे भी, 6 कूलम इस पे भी। अब इस पे कितना चार्ज था, पुराने 12 कूलम था और 6 इस पे था, इन दोनों को आपस में कांटेक्ट लाया गया। बताओ कितना हो गया, 9 कूलम, कितना हो गया टोटल, कितना हो गया, 12 6 18 का आधा कितना हो गया, 9 कूलम। मतलब इस पे 9 कूलम का चार्ज हो गया और इस पे कितने कूलम का चार्ज था, 6। इन दोनों के बीच में फोर्स कितना होगा, निकाल सकते हो। वही काम इस क्वेश्चन में किया गया। क्लियर हो गया ना, चलो फटाफट नोट करो आप लोग। क्वेश्चन 14 क्या है, देख लो। क्वेश्चन 14 कह रहा है क्या कि द फिगर शोज द
track of three charge particles in a uniform electrostatic field, give the sign of the three charges which particle have highest E by m ratio. E by m ratio इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है y। अभी बताएंगे क्या होता है। ये चैप्टर नंबर 4 की भी कहानी है, चैप्टर नंबर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसकी कहानी है, लेकिन यहाँ पे है तो जान लेते हैं। सबसे बोला ये तीन पार्टिकल्स है आपके पास 1 2 3। ये कैसे कैसे पार्टिकल है, 1 कैसा है, 2 कैसा है, 3 कैसा है। तो बताओ 1 का नेचर कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होगा? नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो पॉजिटिव प्लेट है, तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन सा चार्ज रिफ्लेक्ट होगा? नेगेटिव। इसका मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव। सेकंड कैसा होगा? ये भी पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रहा है, ये भी कैसा होगा? नेगेटिव। ये कैसा होगा? थर्ड कैसा होगा? पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आ गई? यस नो? ठीक है। अब तीसरा कहानी बोल रहा है विच चार्ज पार्टिकल हैव हाईएस्ट चार्ज बाय मास रेशियो। ठीक है, कौन से चार्ज पार्टिकल के अंदर ज़्यादा चार्ज बाय मास रेशियो होता है? तो चार्ज बाय मास रेशियो उसके अंदर ज़्यादा होता है जिस पार्टिकल के अंदर डिफ्लेक्शन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इन तीनों में से कौन ज़्यादा डेविएट हो रहा है, हमको ये बताओ। पहला वाला, दूसरा वाला या तीसरा वाला? तीसरा वाला। तीसरा वाला बहुत ज़्यादा डेविएट कर रहा है ना, तो इसका E बाई एम रेशियो क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, किसका E बाई एम रेशियो ज़्यादा होता है? जिसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होता है, जिसकी डिफ्लेक्शन ज़्यादा होती है, उसकी चार्ज बाई मास रेशियो भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, तो किसका ज़्यादा हो गया? बात समझ में आ गई? किसकी ज़्यादा हो गई? थर्ड वाले की। क्लियर हो गई? समझिएगा। कंसिडर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। E की वैल्यू आपके पास गिवन है 3 × 10⁻³ I कैप न्यूटन पर कूलम। अरे सर ये I कैप J कैप आ गया, बड़ा परेशान करेगा सर, समझाते हैं, ध्यान देना। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू द स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड? एक स्क्वायर है ऐसे, ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसकी साइड है, तो सभी साइड बराबर होती है स्क्वायर में। ठीक है, चलो उससे एरिया निकल जाएगा। ऑन द साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। अगर YZ प्लेन के पैरेलल है, इसका मतलब ये किस एक्सिस पे रखा गया होगा? X पे, तभी तो YZ के पैरेलल है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है जल्दी से बताओ? साइड का स्क्वायर, ये तो होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ठीक, तो ये एक 10 सेंटीमीटर एक साइड है, तो क्या होगा? मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा? 10 × 10⁻² मीटर। ये एक साइड होगा, दूसरा साइड पे क्या होगा? जल्दी बोलो। 10 × 10⁻² मीटर में हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसको क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻1, और इसको भी क्या लिख सकते हो? 10⁻⁻1। तो हो जाएगा 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? क्योंकि यहाँ भी ये हो गया 10⁻⁻1 और ये भी हो गया क्या? 10⁻⁻1। बात समझ आ रही है? इनटू किस एक्सिस पे रखा गया है? तो आप लोग को शायद थोड़ा सा वेक्टर की कहानी पढ़ाई गई है, अगर जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। अगर कोई वेक्टर x एक्सिस पे चल रहा होगा तो वहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं I कैप। अगर कोई वेक्टर y एक्सिस पे चल रहा होता तो j कैप, अगर कोई वेक्टर z एक्सिस के अलॉन्ग में जा रहा होता तो k कैप। लेकिन हमको पता है ये YZ के पैरेलल है, इसका मतलब रखा कहाँ गया है? x पे रखा गया है, तो हम इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? I कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई? बहुत सिंपल। अब आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द फ्लक्स? फ्लक्स निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू होता है E × A। ठीक है, अच्छा E की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁻³ I कैप। ठीक है, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो E.ds। इसको आप ऐसे लिख लो अपने भाषा में, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ऐसे लिखते हो ना, तो बीच में डॉट लगाया और ds, इसको ds बोल लो, ds वेक्टर, क्योंकि इधर भी वेक्टर तो इधर भी वेक्टर लगाना जरूरी है। ds वेक्टर की वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻1 × I कैप। और शायद हम लोगों को बचपन में एक कहानी चंदन सर ने पढ़ाया था, अगर पढ़े होगे तो बहुत अच्छी बात है, चंदन सर की बातें, वो ये था I कैप डॉट I कैप की वैल्यू या J कैप डॉट J कैप की वैल्यू या K कैप डॉट K कैप की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है ना। तो ध्यान से सुनना, तो ये हो जाएगा फाई इज इक्वल टू कितना हो गया?
3 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 की पावर -1 आई कैप डॉट आई कैप, इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई कैप डॉट आई कैप। अच्छा, इसका स्क्वायर था, यहाँ एरिया स्क्वायर भी था ना, स्क्वायर भी कर लीजिएगा, 10 की पावर -2 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, 10 की पावर यहाँ क्या हो जाएगा -2, ठीक। आई कैप डॉट आई कैप की वैल्यू कितनी होगी 1, तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 3 इंटू 10 की पावर 1, क्योंकि 10 की पावर -3 -2 कितना हो जाएगा 10 की पावर 1 कितना हो गया 30। इसका यूनिट क्या होता है न्यूटन, जल्दी बताओ, हाँ फ्लक्स यूनिट जल्दी बताओ, ई डॉट डी एस, वेरी गुड, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अरे बच्चों ई डॉट डी एस, ई का होता है क्या न्यूटन पर कूलम, और डी एस का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया इसका ए पार्ट, ठीक। इसका बी भी बोल रहा है कुछ, बी क्या बोल रहा है देखते हैं। व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अगर यहाँ थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो जाए, 60 डिग्री पे वो प्लेन रखा गया हो तो फ्लक्स कितना होगा, तो बस वही काम है, फाई इज इक्वल टू क्या होता है ई डी एस कॉस 60 डिग्री, लिख लेते हैं ई डी एस कॉस 60 डिग्री। ई की वैल्यू ऑलरेडी आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, कितना दिया था जल्दी बोलो, ये था 3 इंटू 10 की पावर 3, 3 इंटू 10 की पावर 3, और डी एस की वैल्यू ऊपर हम लोगों ने निकाला था, कितना आया था जल्दी बोलो 10 की पावर -2। इसको डी एस सही से लिख देते हैं ना, तुम कहोगे सर समझ में नहीं आ रहा है। डी एस की वैल्यू कितना आ गया 10 की पावर -2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। अरे वही जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है, डिवाइड मल्टीप्लाई कर लो तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 1, मतलब हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई, चलो नोट कर लो फटाफट। What is the net flux of uniform electric field of exercise 1.15 through a cube of side 20 cm oriented so that its faces are parallel to the coordinate plane? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1.15 कल हम लोगों ने क्वेश्चन लगाया था, शायद आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा याद दिला दूं। ये आपके पास कुछ एक्सेस थे, बना लेते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा। ये एक्स, ये वाई और ये जेड एक्सेस है, ठीक है। इस पे क्या रखा गया था, एक क्यूब इस टाइप से रखा गया था ऐसे, और ऐसे एक क्यूब रखा गया था, ठीक है। एक क्यूब बना लेते हैं, तो समझने का प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, शानदार शानदार, बहुत बेहतरीन। ये एक क्यूब हो गया, समझने का प्रयास करिएगा, तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, ठीक है। ये क्यूब है, और कल हमने बताया था एक इलेक्ट्रिक फील्ड था कुछ इस प्रकार से, मैं इसको ना कॉपी देता हूं, जरूरत पड़ेगा तो बुला लूंगा, ठीक है। कल हमने बताया था, कल के क्वेश्चन में था, शायद क्वेश्चन नंबर 15 में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था, देखो 15 में वो कितना था, देखो ध्यान से देखो, वो था 3 इंटू 10 टू द पावर कितना था, वेरी गुड, 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। आई कैप, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहाँ काम कर रहा था, किस डायरेक्शन में काम कर रहा था, एक्स डायरेक्शन में। आई किधर होता है एक्स एक्सिस पे, और के होता तो वाई एक्सिस, और के होता तो जेड एक्सिस। यही समझो, देखो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक, ये आपके पास सपोज करते हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे काम कर रहा था, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे काम कर रही है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग में, ठीक, बात समझ आ रही है। अब क्या किया गया, एक क्यूब है, ठीक है, क्यूब को ऐसे रख दिया गया, चलो मैं थोड़ा सा क्यूब गलत बन गया है तो मुझे फिर से बनाना पड़ेगा। एक क्यूब है, कुछ इस प्रकार से रखा गया, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। क्यूब है, इसको ऐसे रखा गया,
ठीक, तो मैं बताऊं इस क्यूब को उठा करके यहां पर ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब ऑल द एक्सिस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ऑल द एक्सिस का मतलब इसका हर एज किसी न किसी एक्सिस के पैरेलल है, मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये वाला वाई एक्सिस के पैरेलल है और ये वाला जेड एक्सिस के पैरेलल। तो बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा, ठीक है, टोटल फ्लक्स कितना होगा। तो एक लाइन वाला अगर एक नंबर में आपको आंसर देना है तो आप बोलोगे अगर जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक फेज से एंटर किया उतने फील्ड लाइन दूसरे फेज से एग्जिट कर जा रहा है तो टोटल फ्लक्स हो जाता है 0, ठीक है। सिंपल से कहानी, क्या करें, क्यूब है, जैसे मान लो ये क्यूब था आपके पास नीचे, अगर जितनी फील्ड लाइंस यहां से एंटर की, एक इधर निकल गई, 2 दूसरा इधर निकल गई, 3 तीसरा इधर निकल गई, अगर जितने एंटर किए उतने अगर एग्जिट कर जा रहे हैं तो टोटल फ्लक्स कितना होगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा 0। एक तो ये तरीका है शॉर्टकट वाला, एक नंबर में अगर पूछा तो आप ऐसा बता सकते, द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटरिंग टू द वन फेज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एग्जिट फ्रॉम द अदर फेज। अगर ऐसा होता है देन द फ्लक्स बिकम्स 0। एक तो ये कहानी है, लेकिन ज्यादातर हम ये कहानी यूज करते हैं जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मैं समझाने का प्रयास कर। सबसे पहले हम बात करता हूं एक्स वाई प्लेन। सॉल्यूशन देखिएगा, एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। एक्स वाई प्लेन के अलोंग में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, एक्स वाई मतलब सिर्फ दो चीजें हमें दिखना चाहिए, एक्स और वाई। तो ध्यान से देखो एक्स वाई कौन सा होगा, मैं फिगर को चेंज कर रहा हूं, कलर चेंज कर रहा हूं, ठीक है। मैं कलर को कर देता हूं ऑरेंज, थोड़ा सा मोटा। ये हो गया एक्स, सॉरी ये हो गया एक्स, यही ना है, देखो जल्दी से बोलो, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई। ये पीछे वाला जो आपके पास पोर्शन होगा ये क्या कहलाएगा, पीछे वाला पोर्शन, ये क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन, ये तो कहलाएगा। उसी प्रकार से ये आगे वाला पोर्शन भी देखो एक्स वाई प्लेन ही कहलाएगा। कैसे कहलाएगा थोड़ा सा दिखाते हैं, देखो ध्यान, ये आगे वाला पोर्शन भी एक्स वाई प्लेन ही कहलाएगा। देखो ये हो गया वाई और ये हो गया क्या, एक्स, तो ये आगे वाला भी क्या कहलाएगा, एक्स वाई प्लेन कहलाएगा ना। मतलब एक्स वाई प्लेन में दो दो होंगे, दो दो फेस होंगे, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। जैसे देखो ये वीडियो में देखो, जैसे अगर हम आपको यहाँ दिखाते हैं, देखो यहाँ क्या होगा, एक्स वाई प्लेन में अगर ये पीछे वाला भी एक्स वाई प्लेन है तो ये आगे वाला भी एक्स वाई प्लेन में होगा, ठीक है। अगर ये मान लो वाई जेड प्लेन में है तो नीचे वाला भी क्या होगा, वाई जेड प्लेन। अगर ये एक्स जेड प्लेन में है तो ये भी किधर होगा, एक्स जेड प्लेन में होगा। मतलब हर प्लेन में दो दो फेसेस दिखाई देंगे, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन से प्लेन में कौन कौन से फेसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखें। अब जैसे भी एक्स वाई प्लेन की बात है, अब आप लोगों को मैं सिखाना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट कहानी, देख लो, अगर सीख गया तो बहुत मजा आएगा। एक्स वाई प्लेन अगर हमने लिया है, एक्स वाई प्लेन लिया है तो इसमें दोनों फेस से फ्लक्स निकलेगा, आगे से भी और पीछे से भी, ठीक है। अब मुझे बच्चों ये बताओ, थोड़ा सा देख लो, मुझे वीडियो देखो पहले, समझ जाओगे। देखो क्या, देखो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है ना, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, यहाँ पर फिगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जा रही है, जा रही है क्या, जा रही है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन। अब बताओ इस पेज पे एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर या अंदर, बाहर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर, एरिया वेक्टर इधर, एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। उसी तरीके से इस पेज पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और एरिया वेक्टर ऐसे बन रहा है, तो इसका भी एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। दोनों फेज पे, एक्स वाई प्लेन के दोनों फेज पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो बस इसको लिखते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं। तो इसमें दोनों फेज पे बात कर लो, ये ऐसे लाइन खींचेंगे। पहले फेज से जो फ्लक्स 1 बनेगा वो होगा ई डी एस कॉस 90, और दूसरे फेज से भी क्या बनेगा, फाई 2 की वैल्यू क्या होगा,
ई डी एस, दूसरे फेस से भी एंगल कितना बन रहा है 90। मेरी बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ से समझो, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही है और ये आपने क्या किया, थ्यो फेस से निकाला फ्लक्स और इनको आपस में क्या कर लिया, जोड़ दिया, तो आपको नेट फ्लक्स पता चल गया। 3 नंबर के क्वेश्चन में आएगा तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 1 नंबर में आता तो आप सिंपल बताते कि भाई जितनी फील्ड लाइंस अंदर एंटर है उतनी फील्ड लाइंस एग्जिट हो जाएंगे, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा। क्या समझ में आ गई? ऐसे नोट कर लो, ऐसे कहीं किताब में नहीं दिया होगा, ऐसे किसी बुक में दिया होगा, परेशान होगा, तरीके से समझा दिया, नोट कर लो बराबर। क्यूब है कुछ इस प्रकार। ये एक इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन 2012 दिखा रहा है, लेकिन 2012 के बाद भी आया हुआ है। इसकी साइड ए है, सभी साइड ए है, ठीक है। कैप इन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी आपके पास दे रहा है, E इज इक्वल टू सी एक्स आई कैप, ठीक है। ये आई कैप होना चाहिए, सी एक्स आई कैप, ठीक है। ये क्रॉस नहीं है, ये सी एक्स आई कैप है। एज शोन इन फिगर वेयर सी इज पॉजिटिव डायमेंशनल कांस्टेंट, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। क्यूब से इलेक्ट्रिक फ्लक्स किधर होगा। अब ये देखो आई कैप दिख रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग में ऐसे काम कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, बन गई। अब मैंने आपको बताया था ये पीछे वाले फेस और आगे वाले फेस से फ्लक्स कितना होगा 0, और ऊपर वाले से और नीचे वाले से भी कितना हो जाएगा 0, जिसका मतलब जो फ्लक्स बनेगा वो किसके वजह से बनेगा बच्चों, शायद आपको याद होगा, ये साइड वाले से, इससे बनेगा, इस फेस से और इस फेस से, यही 2 फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा, याद है ना, बताया था। चलो अब देखो कितना बनेगा वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। मैं इस फिगर को बस कॉपी करके लाता हूँ, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये फिगर चाहिए, तो मैं फिगर उठा के नीचे एक बार और लेके चलाता हूँ, ठीक है। अब देखो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, यही फिगर रख देना, ध्यान से देखना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, जल्दी से बोलो इसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, सी एक्स आई कैप, क्या है, सी एक्स आई कैप। चलो लिख लेते हैं, सी एक्स आई कैप, कोई दिक्कत। अब समझना, यहाँ ई वेक्टर बना लेते हैं। अगर हम इस पे से वेक्टर का साइन हटा दें, दोनों तरफ मॉड लगा लें, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू सी एक्स, लिख सकते हैं, यस नो, यस सर। अब थोड़ा सा ध्यान से समझने वाली बात आ गई है, ये हो गया इसका लेफ्ट फेस, ये हो गया इसका लेफ्ट फेस और ये हो गया इसका राइट फेस, ठीक है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट लेफ्ट फेस कितना होगा, ई एल की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सी, अच्छा बच्चों इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी से बोलो, तो ये वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, ये कोऑर्डिनेट x पे a दूरी पर है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0,0 होगा क्या। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जल्दी से बोलो, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहाँ से तक दूरी कितनी हो गई 2a हो गई ना, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जल्दी बोलो 2a,0,0, क्योंकि x एक्सिस पे है। लिख सकते हैं क्या ऐसा कुछ, यस सर, नो सर, यस सर। इसका मतलब इस x की दूरी कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक ये जो दूरी है इसी को x बोलते हैं, ये जो दूरी है ना ये a, ये x हो गई, तो x की जगह आप क्या लिख लोगे, a, लेफ्ट फेस a दूरी पर है, ठीक है। ये लेफ्ट फेस कितने दूरी पर है, a दूरी पर है। उसी तरीके से ई आर की बात कर लें, राइट फेस कितनी दूरी पर, बताओ, x की जगह क्या लिखोगे, जल्दी बोलो, कितने दूरी पर है, यहाँ से आता है, टोटल दूरी कितनी है 2a है, तो इसकी जगह हो जाएगा 2 × a। यहाँ तक समझ में आ गई। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है, अब हमें जो फ्लक्स निकालना है, उसी तरीके से आप बात करोगे, ऐसे ऐसे बात करेंगे, फाई लेफ्ट फेस का फाई, ठीक। अब ध्यान से बताना, मैं देखना चाहता हूँ कौन बच्चे को याद है, यही पे खेल है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर जा रही थी, याद है, ई की वैल्यू। अब बताओ लेफ्ट फेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाएगा या उसके अपोजिट, ऐसे जाएगा, ds वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर स्पेस के जाएगा ना। एंगल कितना होगा इनके बीच का, 180 डिग्री। तो क्या फॉर्मूला होगा, फाई इज इक्वल टू होता है ई ऑफ लेफ्ट फेस इंटू ds cos 180 डिग्री, लिख सकते हैं,
नहीं समझ में आया? आ गया? बहुत सिंपल है। फाई एल ई एल, ई लेफ्ट फेस की वैल्यू निकाला है, कितना आया है? सी ए। अब लेफ्ट फेस का एरिया कितना होगा जल्दी से बताओ, क्योंकि क्यूब है तो ऑल साइड इक्वल, तो इस फेस का एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। अरे यार क्यूब का ये फेस कैसा होगा? ए इंटू ए, तो एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो डी एस की जगह होगा ए स्क्वायर और कॉस एक्स सी की वैल्यू -1। तो कितना हो गया लेफ्ट फेस का फ्लक्स? कितना होगा जल्दी से बोलो? माइनस का सी ए क्यूब हो गया। अब उसी तरीके से हम राइट फेस का फ्लक्स निकाल लेते हैं, फाई आर। ध्यान से देखना। अब बताओ राइट फेस का फ्लक्स निकालने के लिए तो आपके पास बताओ राइट फेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? जल्दी से बोलो। ये राइट फेस है, राइट फेस का एरिया वेक्टर किधर जाएगा? इधर जाएगा डीएस। इस फेस के परपेंडिकुलर एंगल कितना हो जाएगा? 0 डिग्री, क्योंकि ई और डीएस दोनों सेम डायरेक्शन जा रहे हैं। तो बस निकाल लेते हैं। राइट फेस का फ्लक्स हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाला लेंगे इंटू डीएस कॉस 0 डिग्री। एंगल कैसे चेंज हो रहा है आपको समझ में आ गया? मेन एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर जिस डायरेक्शन में जा रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। दोनों अपोजिट जा रहे हैं तो 180 डिग्री। ठीक है, चलो निकाल लेते हैं। फाई राइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ई राइट की वैल्यू निकालें, कितना आया है? 2CA इंटू डी एस। राइट का भी एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर ही होगा इंटू कॉस 0 की वैल्यू 1। टोटल राइट का फ्लक्स कितना होगा जल्दी बोलो? 2CA क्यूब। अब बताओ टोटल फ्लक्स कितना होगा? फाई टोटल फ्लक्स कितना होगा? ये होगा लेफ्ट फेस का फ्लक्स प्लस राइट फेस का फ्लक्स, दोनों जोड़ दिया जाए। हमको पता है कि ऊपर नीचे दाएं बाएं दोनों का फ्लक्स कितना है? 0 था। तो लेफ्ट फेस का कितना हो गया? माइनस का CA क्यूब और राइट का कितना है? 2CA क्यूब। तो टोटल फ्लक्स कितना हो गया जल्दी बोलो? फाई टोटल कितना हो गया? CA क्यूब। ये हो गया टोटल फ्लक्स। ठीक है, इसी में अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ चार्ज कितना होगा, नेट चार्ज कितना होगा इनसाइड द क्यूब। ठीक है, नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा? देखो ये भी निकाल लो। आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल निकाल ही चुके हो। ठीक है, तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? फाई टोटल इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई टोटल की वैल्यू कितना है? CA क्यूब इंटू एप्सिलॉन नॉट। इतने नंबर ऑफ चार्ज होंगे। बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया वो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिगर बना के पहले क्वेश्चन भी लिख लो और आंसर भी लिख लो। दिन क्या है तो ध्यान दीजिएगा। द केयरफुल solution. Careful measurement of an electric field at the surface of a black box indicates that the net outward flux through the surface of box is, मतलब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू ये दिया हुआ है, ये मल्टीप्लाई कैसे देखो एनसीईआरटी खा गया है। तो जो नेट फ्लक्स आपके पास है, फाई की वैल्यू कितना दे रहा है आपके पास? वो है 8.0 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पूछ रहा व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द बॉक्स। सपोज करो ये बॉक्स था आपके पास, ठीक है, ये बॉक्स था। इस बॉक्स से नेट फ्लक्स की वैल्यू इतना दे रहा है, तो इस बॉक्स पे चार्ज कितना होगा निकालना है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये फॉर्मूला शायद आपको याद होगा, फाई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। याद है? द टोटल चार्ज किसके बराबर होता है? 1/एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल चार्ज होता था ना। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लो। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास गिवन है 8 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻ क्या होता है? -12। ठीक है, सॉल्व कर लो। क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 8, इसमें मल्टीप्लाई करो। 8 5 जा 40, 8 8 जा 64, 64 और 4 कितना हो जाएगा? 68 को 8 6 कैरी, 8 8 जा 64, 64 और 6 कितना हो गया? 70। ये हो गया 70.80 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया -12 + 3। ठीक है, सॉल्व कर लिया तो क्यू की वैल्यू कितना हो गया? 70.8 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा बच्चों? -9 कूलम का चार्ज हो गया। ठीक है, अब इसी में पहला ये तो ए पार्ट था।
बी पार्ट क्या बोल रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बी पार्ट, ये बोर्ड एग्जाम में रिपीट किया गया क्वेश्चन है। क्या बोला है, इफ द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ बॉक्स वेयर जीरो, मतलब बोल रहा है कि अगर इससे फ्लक्स जीरो हो जाए, मतलब अगर कोई बॉक्स है, मान लेते हैं इससे फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाए, ठीक है, कुड यू कंक्लूड दैट देयर वेर नो चार्ज इनसाइड द बॉक्स, वाई एंड वाई नॉट, मतलब क्या आप कहोगे कि अगर कोई फ्लक्स ही नहीं है तो चार्ज जीरो हो जाएगा? आप ऐसा कह सकते हो क्या? अगर कोई फ्लक्स नहीं हो, इस बॉक्स से कोई फ्लक्स ना हो रहा हो, तो क्या आप कह सकते हो जैसे आप फ्लक्स ना हो तो आप क्या देखोगे, मैं दिखाता हूँ आपको, ऐसा नजर आएगा फाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, आप कहोगे सर फाई की वैल्यू जीरो है तो क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की वैल्यू जीरो होगा, यही कहोगे ना? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इसके अंदर चार्ज होगा। अब क्वेश्चन क्या है समझ में नहीं आ रहा सर, चार्ज हो, ध्यान दीजिएगा, बहुत हिंट नहीं देगा, जो यहाँ हिंट दिया ना वो हिंट नहीं देगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, समझिए क्या बोला है। अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10 माइक्रोन कूलम, एक पॉइंट चार्ज है 10 माइक्रोन कूलम का, इज एट अ डिस्टेंस, यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पे रखा गया है 10 माइक्रोन कूलम का एक चार्ज, सॉरी यहाँ पे रखा गया ना, इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर से ऐसे यहाँ पर रखा गया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पर रख दिया गया है 10 माइक्रोन कूलम का एक चार्ज, ठीक है, एज शोन इन फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर, इस स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा आपको बताना होगा, ठीक, बस इतना ही देगा क्वेश्चन में, ये हिंट नहीं देगा। अब हिंट इस वजह से दे दिया कि आपको समझ में आ जाए, इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप कर सकें। तो स्क्वायर क्या है बच्चों, थोड़ा सा अगर हम इस फिगर को नीचे ध्यान में दें, इस क्यूब को मान लेंगे, क्यूब का एक फेस मान लो, ये नीचे वाला फेस, ये कैसा होगा जल्दी बताओ, इसका शेप कैसा होगा, स्क्वायर होगा ना, ये देखो, ये क्यूब का फेस कैसा होगा, स्क्वायर होगा, मेरी बात समझने का प्रयास करिएगा। अब यहीं से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, ऐसे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक चार्ज रखा गया, कितने माइक्रोन कूलम का, 10 माइक्रोन कूलम का चार्ज रखा गया, ऐसे आपको कंसीडर करना है, ठीक। तो बताइए फ्लक्स कितना होगा, तो मैं आपको बताता हूँ बड़ा सिंपल सी बात, क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं, एक क्यूब के टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 होते हैं ना। तो पूरे क्यूब से, ध्यान से सुनो, पूरे क्यूब से अगर फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, मतलब अगर एक पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना होगा, गॉस लॉ ये तो बोला था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, तो एक फेज से फ्लक्स कितना होगा, पूरे फेज से, जैसे बच्चों ये देखो, वीडियो देखो तब समझोगे आप लोग बहुत आसानी से, यहाँ वीडियो देखो मेरा तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे। मैं बोलूँ ये अगर आपका पास क्यूब तो नहीं है, लेकिन इसको क्यूब ऐसे समझ लो, तो इसके टोटल कितने फेसेस हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। तो पूरे क्यूब से अगर फ्लक्स है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से फ्लक्स कितना होगा, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरे से भी 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तीसरे से भी 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, चौथे से भी 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पाँचवें से भी 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, छठवें से भी 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, टोटल को जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। जैसे इस प्रकार देखो 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 देखो, इसमें देखो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, यहाँ देखो, जैसे मैं बताता हूँ, अगर ये फेस की बात करें, इस फेस की बात करें, ये वाले से, इसे कितना मिलेगा आपके पास फ्लक्स, इसको φ1 बोल लो, φ1 की वैल्यू हो जाएगा 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये फेस का काम खत्म। अब ये फेस को बोल लो, इससे कितना मिलेगा, φ2 की वैल्यू कितना मिलेगा, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इधर वाले फेस से जल्दी से बोलो, φ3 बोलो, 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पीछे वाले फेस से बोलो 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाले फेस से 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस तरीके से टोटल कितने फेसेस हैं, 6 फेस से बनेंगे ना, तो 6 को जोड़ लोगे तो क्या होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 करके 6 तक जोड़ोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, 1/6 1/6 1/6 1/6, 6 बार जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा, 6/6 हो जाएगा, जिसको वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। मेरी बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सी बात है कि अगर एक क्यूब है, ठीक है, एक क्यूब से टोटल फ्लक्स है
Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक फेज से फ्लक्स कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एक फेज से कितना होगा? 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 1/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अगर दो फेज से फ्लक्स पूछते तो कितना होता बताओ? 2/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तीन फेज से हम बात करते तो कितना होता? 3/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। चार फेज से 4/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। पाँच फेज से 5/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। छः फेज से 6/6 का मतलब 1 हो गया, तो वही क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, 6 फेज से। बात समझ में आ गई? तो बस निकाल लो। तो फाई की वैल्यू इसमें पूछ रहा है, तो ये होगा 1/6। चार्ज की वैल्यू कितना रखा गया है? 10 माइक्रन कूलम। क्यू की वैल्यू कितना गिवन है? 10 माइक्रन कूलम। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रन का मतलब होता है 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर लो। तो ये जो फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है, सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू लगभग मैं बता दे रहा हूँ। ये आ रहा है 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई? समझ में आएगा नहीं? अगर मैं पूछता 3 फेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होता तो कितना होता? 3/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आ गई? चलो नोट करो फटाफट। 19 क्या है? अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है। क्यू की वैल्यू क्यों ना बच्चों? 2 माइक्रन कूलम, मतलब हो गया 2 इंटू 10 की पावर -6। माइक्रन का मतलब 10 की पावर -6। ठीक है। इज एट द सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस। इसके सेंटर पे है ये 2 माइक्रन कूलम का, समझ लो। ठीक, यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। सेंटर ऑफ क्यूबिक गॉसियन सरफेस 9 सेंटीमीटर ऑन एज, मतलब इसका एक ये जो एज है वो कितना है? 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है। व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस? बताओ अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, जल्दी से बोलो। अब पूरे क्यूब से पूछ रहा है, एक फेज से नहीं पूछ रहा है। मतलब बोला है क्यूब के बीचों बीच में एक 2 माइक्रन कूलम का चार्ज रखा गया है, तो बताइए पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना मिलेगा? आप बताइए। एक फेज होता तो पूछता तो कितना होता? 1/6 क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 2 फेज से होता तो, अगर पूरे क्यूब से है तो क्या होगा? 6/6 इंटू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। 6/6 तो कट ही जाएगा, तो सिर्फ क्या होगा? कितना होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही तो होगा। नहीं समझ में आया? इससे पहले वाला क्वेश्चन जिसको समझ में आएगा ये तुरंत आसानी समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो बस क्यू की वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर लेते हैं। जो फ्लक्स की वैल्यू मिल रही है वो लगभग मिल रही है 2.26 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई? चलो नोट कर लो फटाफट। बोल रहा है अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ, एक पॉइंट चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना रहा है? फाई की वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों आपके पास? -1.0 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है ऐसा, ठीक, जिसका रेडियस है 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ठीक। सेंटर्ड ऑन अ चार्ज, इसके सेंटर पे एक चार्ज रखा गया था। ठीक है, सेंटर्ड ऑन अ चार्ज। इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस डबल, हाउ मच द फ्लक्स पास थ्रू द सरफेस। अगर ये जो रेडियस था वो था 10 सेंटीमीटर, और अगर हम इस रेडियस को r डैश को पुराने वाले रेडियस का दुगना कर दें, मतलब 20 सेंटीमीटर कर दें, तो फ्लक्स कितना चेंज होगा आपको बताना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो हम लोगों ने पढ़ा क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सिंस आपको पता है फाई इज इक्वल टू होता है बच्चों Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। होता है क्या? यहाँ कहीं रेडियस दिख रहा है क्या इस फॉर्मूले में? दिख रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब अगर किसी गॉसियन सरफेस की साइज को आप बढ़ा दीजिए या घटा दीजिए, फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फ्लक्स पे इफेक्ट कब पड़ता ये बताइए? फ्लक्स पे इफेक्ट कब पड़ता? तब पड़ता जब, देखो मैं आपको बताता हूँ। सपोज करो ये आपके पास एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ अलग से, ठीक है, समझाने के लिए। इसमें 2 कूलम का चार्ज है,
ये 3 कूलम का चार्ज है, बाहर 5 कूलम का चार्ज, ये ठीक है, बाहर कोई चार्ज नहीं मान लेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं इसकी जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, ठीक। तो इसका फ्लक्स कितना होगा जल्दी बताओ, इसका फ्लक्स कितना होगा, टोटल चार्ज कितना हो गया 3 2 5 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यही तो फ्लक्स होगा। अगर हम 5 सेंटीमीटर के बजाय इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दें, इसके अंदर चार्ज कितना है 2 कूलम और 3 कूलम ही तो है, और तो कोई चार्ज बढ़ा नहीं, तब भी फ्लक्स कितना होगा। अगर हम रेडियस 10 सेंटीमीटर कर दिया तो भी फ्लक्स कितना हुआ 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई रेडियस बढ़ाने से फ्लक्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। फ्लक्स पे इफेक्ट पड़ने कब वाला है, जब इसके अंदर हम चार्ज बढ़ा दें। जैसे 2 कूलम 3 कूलम है, इसमें 5 कूलम का और चार्ज डाल दें, तब फ्लक्स चेंज हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 कूलम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब किसी भी गॉसियन सरफेस की साइज बढ़ाने से फ्लक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कब पड़ता है, उसके अंदर चार्ज बढ़ जाए, तब उस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज बढ़ेगा तभी फ्लक्स बढ़ेगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया। अभी सैंपल पेपर पलटेंगे ना, दिखाएंगे आपको। ये मैक्सिमम टाइम पूछा गया। व्हाट इज द इफेक्ट ऑन फ्लक्स इफ वी इंक्रीज द साइज, या इफ वी डबल द रेडियस, ट्रिपल द रेडियस, 4 टाइम्स द रेडियस कर दिया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्लक्स पे। तो आपका आंसर होगा सिंपल, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ एन गॉसियन सरफेस। ठीक है, गॉसियन सरफेस की साइज को हम बढ़ाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आंसर क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि गॉस लॉ कहता है कि भाई फ्लक्स डिपेंड करता है कि उस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज है, ना कि कितना बड़ा साइज है। ठीक है, यहाँ एक स्टेटमेंट में लिखवा दूंगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन इसी में देखते हैं। ये ए क्वेश्चन हो गया। बी क्वेश्चन यहाँ लिख लेते हैं, नो इफेक्ट ऑन द फ्लक्स। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे पॉइंट चार्ज जो रखा गया है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तो निकाल ही सकते हो, जब फ्लक्स पता है तो चार्ज तो निकाल ही सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, जल्दी बोलो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्यू निकालना, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। तो क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू ऊपर क्वेश्चन में दिया है कितना है, -1 इंटू 10 टू द पावर 3, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। मल्टीप्लाई, गुणा भाग तो आपको करने आता ही है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 8.85 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा -9, -12 प्लस 3 कितना हो जाएगा -10। इतने कूलम का चार्ज अंदर होगा। बात समझ में आ गई। चलो लिख लो फटाफट, लिख लीजिए। देयर इज नो इफेक्ट on the flux because there is no effect on the flux because the flux does not depend on the size of a Gaussian surface. The flux does not depend on the size of a Gaussian surface, but it depends on the amount of charge within the Gaussian surface, the amount of charge enclosed within the Gaussian surface, the amount of charge enclosed within the Gaussian surface। क्या बोल रहा है, कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना है 10 सेंटीमीटर। रेडियस की वैल्यू 10 सेंटीमीटर, मीटर में तुरंत चेंज करो, 10 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मतलब होगा 10 की पावर -1 मीटर। हैज़ अ अननोन चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आई डोंट नो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव आई डोंट नो। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, कहाँ गया भाई, तो बहुत छोटा हो गया क्या। हाँ, if the electric field 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अब ध्यान से समझो कहाँ की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा है कहाँ पे निकालना है आपके पास 20 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस ही है, आउटसाइड द शेल बात कर रहा है ऐसा।
याद आ रहा है क्या? स्फीयर हम लोगों ने पढ़ा था ना। तो ये 20 सेंटीमीटर, मतलब कैपिटल आर को बोल दिया जाए 20 सेंटीमीटर। कैपिटल आर की वैल्यू हो गई 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, जल्दी बोलो। 20 इंटू 10 की पावर -2, मतलब क्या होगा 2 इंटू 10 की पावर -1 मीटर, ठीक है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। मतलब क्या है, इस पॉइंट पर इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है वो कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। यूनिट देख के आपको बचाना कौन है, क्या गिवन है, ठीक है। एंड पॉइंटेड रेडियली इनवर्ड, बड़ा खतरनाक सा बात बोल दिया। रेडियली इनवर्ड का मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाहर नहीं जा रहा है, अंदर की ओर आ रहा है। तो अंदर की ओर आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज के तरफ आ रहा है। कैसा हो रहा होगा, नेगेटिव साइन यूज करेंगे। तरफ आता है तो नेगेटिव और दूर जाता है तो पॉजिटिव। तो रेडियली इनवर्ड का मतलब उसके तरफ आ रहा है, इस वजह से हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रिप्रेजेंट कर लिए, माइनस में। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर, इस स्फीयर के ऊपर नेट चार्ज कितना होगा वो बताइए, और कैसा चार्ज होगा, मैं इसमें क्वेश्चन जोड़ देता हूँ वो भी आप बताइए, ठीक है। अब समझ में आ रहा है, अगर रेडियली इनवर्ड है तो वैसे ही दिमाग में आ गया, चार्ज कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव होगा, उसी की तरफ आ रहा होगा। बस देखो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला क्या था, शायद आपको याद होगा, E इज इक्वल टू KQ अपॉन में कैपिटल R स्क्वायर, याद है। एट द सरफेस पे था KQ अपॉन में स्मॉल r स्क्वायर, और आउटसाइड द सरफेस क्या था, KQ अपॉन में ये वाला रेडियस लेंगे भाई, बाहर से बात करें तो बाहर वाला रेडियस, ठीक। चलो सॉल्व करते हैं, यहाँ से Q निकालना है, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, ER स्क्वायर अपॉन में K, हो जाएगा क्या, न K वो मत लिखो जी, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। वैल्यू रख लो पहले, ठीक है। E की वैल्यू क्या है, 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इक्वल टू K की वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। Q निकालना है, कैपिटल R की वैल्यू गिवन है 2 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, सॉरी 2 नॉट 20, 2 आओ भाई, 2 इंटू 10 की पावर -1 का होल स्क्वायर, यही तो था कैपिटल R की वैल्यू। अब यहाँ से Q निकालना है, थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए, तो Q इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस का 1.5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -2, और ये नीचे चला जाएगा अपॉन में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 चला जाएगा, यहीं पर का Q यहीं पर रह गया। सॉल्व करते हैं, वही करेंगे आप, नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करके और पावर को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसकी वैल्यू मैं बता दे रहा हूँ, लगभग आ रहा है माइनस का 6.67 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम, या इसको आप लिख सकते हो माइनस का 6, या छोड़ दो इतना ही लिख दो, नैनो कूलम भी लिख सकते हो, -9 नहीं लगाओगे तो नैनो कूलम हो जाएगा, नहीं तो इतने पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कौन सा वर्ड आप स्टार्ट करते हैं क्या है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ 2.4 डायमीटर। एक कंडक्टिंग स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर ऐसे, ठीक है, जिसका डायमीटर गिवन है 2.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो, डायमीटर का आधा, मतलब हो जाएगा 2.4/2, काट लेंगे तो कितना होगा 1.2 मीटर, ठीक है। हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस पे जो सिग्मा की वैल्यू गिवन है वो कितना दे रहा है, 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो माइक्रो को पहले चेंज कर लेते, कितना होगा 80 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द चार्ज ऑन स्फीयर, पहला कह रहा है कि इस स्फीयर पे चार्ज कितना है वो पता लगाइए, ठीक है। दूसरा कह रहा है, वर्मा लेट हो गया, व्हाट इज़ द टोटल फ्लक्स लिविंग द सरफेस ऑफ द स्फीयर, टोटल फ्लक्स कितना है वो भी आप निकालिए। तो बड़ा सिंपल सा कहानी है, आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी पता है, तो पहला निकालने के लिए देखिए क्या करेंगे आप लोग को पता है, चूँकि चार्ज सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है कि नहीं, चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूट है, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का कहानी आप लोग जानते हैं। देखो कैसे जानते हैं, आपको पता है सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q/S, Q/ एक स्फीयर बोल रहा है ना, ऊपर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्फीयर है। ये देखो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है 4πr,
आर स्क्वायर। क्यू निकालना है तो यहाँ से निकाल लो, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिग्मा की वैल्यू ऊपर आपके पास गिवन है 80 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 4 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने दो चाहो तो, या जो भी रखना रख लो अपना, 3.14 रख ही लो, चलो 3.14 इंटू रेडियस कितना है 1.2 का होल स्क्वायर। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। चार्ज की वैल्यू कितना मिल जाएगा, इसकी वैल्यू लगभग में मिल रहा है, मैं बता दे रहा हूँ, मोटे मोटा सॉल्व करने के बाद ये पड़ रहा है लगभग कितना आ रहा है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आ रहा है लगभग 1.45 इंटू 10 टू द पावर -3 कूलम। ठीक है, क्लियर हो गया। जब चार्ज पता चल गया तो दूसरे क्वेश्चन में आपसे फ्लक्स पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, फ्लक्स। कैसे निकालेंगे, आपको पता है फाई इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1.45 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होगी 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। सॉल्व कर लेंगे, इसकी वैल्यू लगभग आ रही है 1.64 इंटू 10 टू द पावर 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। बात समझ में आ गई। चलिए नोट करिए फटाफट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एन इनफाइनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड। कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ देखो मल्टीप्लाई का साइन खा गया एनसीईआरटी। कितना है, E इज इक्वल टू है बच्चों 9 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। मतलब आर की वैल्यू कितना है 2 सेंटीमीटर। मीटर में चेंज करोगे तो क्या होगा, जल्दी बोलो, -2 से मल्टीप्लाई बस कर देते हैं। ठीक है, कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा आपको निकालना है। ये तो बड़ा खतरनाक सा क्वेश्चन दिख रहा है ना जी। हाँ, ये कहाँ पर, पहले ये ध्यान दो, ये क्वेश्चन कहाँ पे चार्ज है, इनफाइनाइट लाइन पर। याद आ रहा है कुछ फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या था आपके पास, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आपको लैम्डा ही पूछ रहा है ना, तो बस निकाल लो। क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू, सब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा E इंटू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। सो लैम्डा इज इक्वल टू कितना दिखेगा, थोड़ा ध्यान से देखो। लैम्डा इज इक्वल टू हो गया, E की वैल्यू हो गई 9 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 2 इंटू 3.14 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 इंटू आर की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 10 टू द पावर -2। तो सॉल्व करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू लगभग आ रही है, ये आ रही है 10 टू द पावर -7 कूलम पर मीटर, है ना। होता है ना, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई L होता है। तो यूनिट निकाल सकते हो, इसका हो गया कूलम और लेंथ का हो गया मीटर, तो कूलम पर मीटर। बात समझ में आ गई, छाप लो फटाफट। टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स आर पैरेलल एंड क्लोज टू ईच अदर। ये देखो दो थिन मेटल प्लेट्स हैं, शायद आपने ये कहानी पढ़ा है क्या, दोनों एक दूसरे के क्लोज रखे गए हैं। ठीक है, द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन। मतलब अगर इस पे सिग्मा है तो इस पे क्या है माइनस सिग्मा, अपोजिट साइन क्या है। और सरफेस सिग्मा, मान लो सिग्मा की वैल्यू जो है वो है 17, देखो खा गया फिर से, 17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो माइनस सिग्मा की वैल्यू क्या हो गया, इसको सिग्मा 1 बोल लो, इसका सिग्मा 2 बोल लो। ठीक है, ऐसे लिख लो। तो सिग्मा 2 की वैल्यू कितना होगा, -17 इंटू 10 टू द पावर -22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या, दोनों पे बोल रहा है। देखो अपोजिट साइन है यहाँ पे, देखो देखो दिख रहा है ना, अपोजिट साइन का आपके पास सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं। ठीक है, हाँ पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, अब आप लोग बताएंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द आउटर रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट। इस रीजन में याद करो, यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हैं ऐसे इस प्लेट्स पर, तो बताओ इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था।
एकदम चैप्टर का लास्ट टॉपिक था, समझ लो लगभग। क्या था, कितना था यहाँ पर? आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना था? याद है ना? इन द आउटर रीजन ऑफ सेकंड प्लेट, इस सेकंड प्लेट के आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? यहाँ पे कितना था? 0। सेकंड का भी आंसर 0। थर्ड क्वेश्चन, इन बिटवीन द प्लेट्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या था? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। थोड़ा पलट के देखो तो, तुम लोग को याद नहीं तो इन बिटवीन द प्लेट्स क्या हुआ? इन बिटवीन द प्लेट्स हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू हो गया 17 इंटू 10⁻22 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻12। सॉल्व करते हैं तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल जा रहा है लगभग 1.92 इंटू 10⁻10 न्यूटन पर कूलम। बात समझ में आ गई? 1.92, ओ सॉरी 29 लिख दिया क्या? 1.92 इंटू 10⁻10। समझ में आ गया? चलो नोट करो फटाफट। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, एक बहुत पहले ये एक्सपेरिमेंट हुआ करता था एनसीईआरटी में, निकल चुका है तो एक्सपेरिमेंट है नहीं, क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्या है? एन ऑयल ड्रॉप ऑफ 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन। एक ऑयल ड्रॉप पे कितने इलेक्ट्रॉन है? 12 एक्सेस इलेक्ट्रॉन इज हेल्ड स्टेशनरी अंडर कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फिर देखो खा गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है इसमें? कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है 2.55 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। इन मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट द डेंसिटी ऑफ ऑयल इज, ऑयल की जो डेंसिटी है वो है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम लोग मीटर केजी पर मीटर क्यूब में चेंज कर लेते हैं। 1.26, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम? 10⁻³ किलोग्राम अपॉन में 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर? 10⁻² मीटर का होल क्यूब। देख सकते हैं क्या? तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ kg अपॉन में आ जाएगा 10⁻3⁻6 -6 मीटर क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा नीचे? -3, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +3। तो ये हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। ठीक है। एस्टिमेट द रेडियस ऑफ ऑयल ड्रॉप। आपको क्या निकालना है? उस ऑयल ड्रॉप का रेडियस निकालना है। गिवन दैट स्मॉल g की वैल्यू आपके पास गिवन है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वाले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। यहाँ तक दिया हुआ। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो बोलो। नो सर। अब मैं बताता हूँ। मिल्टन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये कहता था, एक ऑयल ड्रॉप होता था ऐसे, इस ऑयल ड्रॉप को हवा में हमको ऐसे अगर तैराना है, ठीक है, मतलब एयर में ऐसे फ्लोट करते रहे, तो क्या करना होगा? यहाँ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे से देंगे और ये ऑयल ड्रॉप क्या करेगा? एक नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। अगर ये दोनों फोर्स बराबर हो जाए तो ये किस स्टेट में रहेगा? ऑयल स्टेशनरी स्टेट में रहेगा। ये आपको पता चला। मतलब यहाँ पे ये बताया गया कि अगर इस ऑयल ड्रॉप को एयर में, हवा में ही ऐसे रहने देना है तो जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, मतलब सॉरी जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उतना ही क्या लगा दें? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा दें कि दोनों किस स्टेट में रहे? स्टेशनरी रहे। तो यही बोल रहा था आपके पास कि मतलब Fg ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर दोनों बराबर हो जाए तो मेरा काम बन जाए। अब देखो कहानी समझना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा Fe इज इक्वल टू होगा, शायद आपने एक कहानी पढ़ा है, E इज इक्वल टू F/Q पढ़ा है क्या? E इज इक्वल टू F/Q0 पढ़ा है। तो F इज, अब देखो अभी इसको सॉल्व करने के लिए ना मैं आपको दिखाता हूँ कहानी। ऐसे छोड़ो, रुक जाओ नीचे से इकट्ठा लिखते हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? Fe निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम Fe फाइंड करना चाहते हैं। ठीक है, कैसे फाइंड करेंगे? E इज इक्वल टू F/Q0। ठीक है, इसको हम Fe बोल लेते हैं। बोल सकते हैं क्या? अब अगर यहीं से निकालेंगे Fe की वैल्यू तो क्या होगा? जल्दी बोलो बच्चों। E इंटू Q0 होगा क्या?
लेकिन आपको Q तो पता नहीं है, तो Q इज इक्वल टू, एक और कहानी हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था, Q इज इक्वल टू होता है N इंटू E, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, पढ़ा है ना। तो Fe इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपके पास, E की वैल्यू तो आपके पास पता ही है, Q की जगह आप क्या लिख सकते हैं, N इंटू E लिख सकते हैं। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सो Fe की वैल्यू आपके पास कितना मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, E की वैल्यू ऊपर गिवन है, कितना गिवन देखो 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, ऊपर देखो 12, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितने हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूटन पर कूलम। यहाँ तक हमको Fe पता चल गया, ठीक। अब हम निकाल लेते हैं Fg, ग्रेविटेशनल फोर्स। Fg इक्वल टू क्या होगा बच्चों, अब देखो Fg इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला जो फोर्स होगा Fg, इसको हम बोल सकते हैं वेट, mg, यही ना लग रहा होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं mg, ठीक। अब सर मास कैसे निकलेगा, मास निकल सकता है, हम लोग जानते हैं डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, होता है क्या, तो जल्दी से बताओ, मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, लिख सकते हैं, ठीक है सर। डेंसिटी ऊपर क्वेश्चन में आपके पास देखो दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है, देखो ये देखो डेंसिटी गिवन हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक। अगर हमारा काम बचा वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, क्योंकि ऑयल ड्रॉप है तो उसका शेप कैसा होगा, स्फेरिकल होगा ना, और स्फेयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी, ठीक है। इसको क्वेश्चन नंबर हम मान लेते हैं सेकंड, और ये Fe को बोल लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अभी हमको क्या पता था, सिंस, यहाँ लिखेंगे सिंस Fe इज इक्वल टू Fg, Fe Fg के बराबर है, तो Fe की वैल्यू रखो। Fe की वैल्यू कितना बच्चों 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इक्वल टू Fg रखते हैं, ठीक है। Fg की वैल्यू ये है। रो की वैल्यू कितना है ऊपर जल्दी से बताओ, 1.26 इंटू 10 की पावर 3, 1.26 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4/3 इंटू आर क्यूब इंटू जी की वैल्यू 9.8। कोई तकलीफ, पाई भी है क्या, 3.14 लिख लो, कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, आर क्यूब निकाल लेते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2.55 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और ये 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3 हो जाएगा। अब ये पूरा चीज़ कहाँ आ जाएगा, नीचे कौन कौन आएगा, 1.26 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 9.8 इंटू 3.14, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे तो आर क्यूब की वैल्यू लगभग मैं बता दे रहा हूँ आ रहा है, आर क्यूब की वैल्यू, इसको सॉल्व ऐसे करेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, आप ऐसे लिख लोगे, सिर्फ आर की वैल्यू अगर निकालना है तो ये हो जाएगा, ये पूरे की पावर, ये हो गया 2.55 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 12 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 3 होल अपॉन में 1.26 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 4 इंटू 9.8 इंटू 3.14 होल पावर 1/3 हो जाएगा। बात समझ में आया, यस नो। अब इतने पे भी आप पूरा ऊपर का मल्टीप्लाई और नीचे का मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके छोड़ दीजिएगा। आपको होल पावर 1/3 क्यूब रूट निकालने नहीं आता है तो आप इतने पे छोड़ दीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। और अगर निकाल सकते हैं, निकालने आता है, तो इसकी वैल्यू लगभग आ रही है, मैं बता दे रहा हूँ 9.81 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर, ठीक है। समझ में आ गया, छापो। फिगर छोटा सा कोने में बनाया है, उसको बना लेना बच्चों आप लोग।